हे एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। आज हम क्या करने वाले हैं? वैसे आप देख ही सकते हो हम क्या करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर क्लास 9 कोर्स, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि समझ सकते हो ये क्या है। ये है सेल। तो सेल आपको, वैसे आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो सेल, आपने अपने छोटी क्लासेस में भी सेल्स को जो है वो पढ़ चुके हो आप लोग। बट स्टिल सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर सेल पढ़ना है तो हमें क्या क्या डिटेल्स को जानना पड़ेगा, और एनटीएससी देनी है तो फिर अपने को और अच्छे से डिटेल में इसको समझना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम सेल क्या है। तो सेल इज बेसिकली डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट structural and functional unit of लाइफ, यानी जो लिविंग लाइफ जो है हमारी, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल होता है। यानी कि हम जो बने हैं, जिस चीज़ से बने हैं वो एक्चुअली सेल है। मैं अगर बात कर रही हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं, तो हर चीज़ में जो भी ये ऑर्गन्स फॉर्म हुए हैं वो सेल्स की वजह से है। मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल है। सेल में चीज़ें हो रही है तो ये रिएक्शन आपके सामने आ रहा है, या आप अगर बैठे बैठे हमें सुन रहे हो तो ये रिएक्शन भी आपको तभी आ रहा है क्योंकि आपके सेल्स काम में ले रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इट्स एक्चुअली द सेल जो काम में आ रहा है एंड द सेल इज़ वर्किंग। तो अगर सेल काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है द होल बॉडी इज़ फंक्शनिंग। तो सेल्स जो होते हैं वही है हमारे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्मॉलेस्ट की जगह कई जगह आपको बेसिक भी वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, ओके। So it's the smallest structure and functional unit of life. Then सेल को डिस्कवर किसने किया था? तो हम जानते हैं, सुना होगा आपने, या तो रॉबर्ट हुक जो थे इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल्स बाय वॉचिंग the honeycomb like structure in the cork या फिर bark of a tree। तो इन्होंने क्या किया था कि कॉर्क या जो बार्क होता है ना, बाहर पेड़ का जो छाल, जो बार्क होता है, उस बार्क के छोटे से पोर्शन को इन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप प्रॉपर्ली वॉच किया था, और फिर उनको ना हनी कोम जैसा स्ट्रक्चर दिखा था। जैसे मधुमक्खी का वो आता है ना हनी कोम, वैसा स्ट्रक्चर, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे थे। तो उन्हीं कंपार्टमेंट्स को बाद में मतलब इन्होंने बोला कि दे आर कॉल्ड एज सेल्स। तो रॉबर्ट हुक ने सेल्स को 1665 ईयर में देखा था। ठीक है बच्चों, सो आफ्टर ये हो गया, उसके बाद में और भी डिस्कवरीज हुई, जैसे कि एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड live cells and called them as animalcules। एनिमलक्यूल्स क्या है? एनिमलक्यूल्स आर द सेल्स, मतलब उन्होंने क्या किया था, सेल्स डिस्कवरी करी थी लाइव वाली। ये डेड सेल था। ठीक है, डेड सेल यानी कि इनमें जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, ऐसे सेल्स में आपको वो चीज़ें नहीं देखने मिलेगी। वेर एज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक वाला जो ये सेल है, इसमें आपको वो चीज़ें देखने मिलेगा। ठीक है, मतलब दे आर लाइव सेल्स। तो पानी होता है ना बच्चों, गंदे पानी को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में चेक किया था तब इनको एनिमलक्यूल्स दिखे थे, यानी वो लाइव सेल्स दिखे थे।
ये हुआ था करीब 1674 में, यानी 65 में तो उन्होंने डेड सेल्स देख लिया था और 1674 में इन्होंने लाइव सेल्स देखा था। ठीक है, जिनको इन्होंने एनिमल क्यू, तब तक सेल का नाम नहीं पड़ा था, बाद में नाम आया है सेल। तो ये एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक थे। ओके, उसके बाद में और भी साइंटिस्ट्स आए, जैसे कि उसके बाद में आए रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सेल में बच्चों न्यूक्लियस होता है ना, तो वो न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था। ठीक है, और ये डिस्कवरी करीब 1831 की बात है। इसके अलावा फेलिक्स दुजार्दिन 1834 में इन्होंने डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, सेल्स का लिविंग कंटेंट होता है, यानी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अंदर का। ठीक है, तो वो चीज़ इन्होंने डिस्कवर करी थी 1834 में, बट ये प्रॉपर नाम और इसका डिटेल जो भी है ना वो 1839 में पर्किने ने दिया था। कॉइंड द टर्म, उसको डिटेल में स्टडी करने के बाद ये प्रोटोप्लाज्म नाम पर्किने ने दिया था। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स की डिस्कवरी में अपना रोल्स प्ले किए हैं। सो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया जो सेल के अंदर होता है 1831 में। फेलिक्स डुहार्डिन ने 1834 में डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म। पर्किने ने डिस्कवर किया 1839 में प्रोटोप्लाज्म कॉइन करा। ठीक है, तो ये तो मेन काम हो गए। अब क्या हुआ, अब चल रहा था, ठीक है, मतलब हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ तो हम समझ गए कि जो सेल्स होते हैं दे आर द फंक्शनल यूनिट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि हाँ कुछ तो है जो बेसिक यूनिट है और वही मेनली काम करते हैं, राइट। अब और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो डिस्कवरीज रुकेंगी नहीं, बातें और आगे बढ़ी। ठीक है, और आगे बढ़ने के बाद में और भी चीज़ें पुट फॉरवर्ड हुई। ठीक है, तो जैसे कि आए ये दो साइंटिस्ट आए। एक ये जो थे ये थे बॉटनिस्ट, ये बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो ये दोनों आए, शील्डन एंड श्वान, ये दोनों आके मतलब ये अपने प्लांट्स पे काम कर रहे थे, ये अपने एनिमल्स पे काम कर रहे थे। ठीक है, और अपना अपना काम चल रहा था। इनका 1838 में आया, इनका 1839 की बात है। तो इन दोनों का अपना अपना काम चल रहा था, लेकिन दोनों जो बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट, दोनों ये जो हमारे बायोलॉजिस्ट्स थे, ये लोग पता है कॉमन कंक्लूजन पे आए। और कॉमन कंक्लूजन क्या था, इन्होंने दिया था सेल थियरी। सेल थियरी दी थी और सेल थियरी के अकॉर्डिंग इन दोनों ने एक ही बात बोली, मतलब ये काम कर रहे हैं प्लांट्स पे, बॉटनिस्ट यानी कि ही वर्कड ऑन प्लांट्स एंड ही वर्कड ऑन एनिमल्स। ठीक है, इन दोनों पे ये लोग अपना काम कर रहे थे। तो सेल थियरी दोनों की कॉमन आई, मतलब वो प्लांट पे बात कर रहे थे, एनिमल पे बात कर रहे थे, पर फिर भी दोनों का कॉमन एक कंक्लूजन आया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं मतलब पहले सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life, and all living
organisms are made of cell। ठीक है, तो ये एक बेसिक सेल थियरी इन्होंने दी थी कि सेल्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल ही पाया जाता है। ठीक है, और ये सब कब हुआ था? ये सब हुआ था इसी दौरान जब ये दुआर्दे नोरियेपर्की ने जब काम कर रहे थे। तो ये 1838-39 की बात है, क्योंकि शील्डन 38 में उन्होंने वो किया था, प्रपोजल दिया था, और इन्होंने 1839 में, तो उस दौरान की बातें हैं। ठीक है, तो इन्होंने सेल थ्योरी दी और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था रुडोल्फ वर्शॉ ने। रुडोल्फ वर्शॉ he modified the सेल थियरी। जो बेसिक सेल थियरी उन्होंने दी थी ना शील्डन एंड श्वान ने, कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने होते हैं और सेल ही बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो ही मॉडिफाइड द सेल थियरी। इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए? इन्होंने दिए ऑल, मतलब इन्होंने मेन दिया सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल लिविंग organisms are composed of cells and cellular components। मतलब सेल या सेल से बनी चीज़ों से ही वो बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट था न्यू सेल्स अराइज। ये क्या है उन्होंने नहीं दिया था शील्डन एंड श्वान ने। तो ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं। ये करके उन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो कुल मिला के बच्चों ये उस ज़माने की बातें हैं। मतलब सोचो 1665 में पहली बार सेल डिस्कवर हुआ, क्योंकि जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उन्होंने एक स्पेशल माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था जिसमें वो चीज़ों को मैग्नीफाई करके देख सकते थे। अब आप सोचो 16th सेंचुरी में 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो उस दौरान कोई माइक्रोस्कोप वेल डेवलप्ड आता ही नहीं था। तो सिंस इतने वेल डेवलप माइक्रोस्कोप्स थे ही नहीं, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो भी बनाया उससे हर छोटी चीज़ भी मैग्नीफाई होकर उनको दिखी। तो जब उनको वो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा तो ही वाज लाइक कि क्या है, और बार बार स्टडी करने पे कंफर्म हुआ कि अच्छा इसको फिर हम सेल बोल सकते हैं। लेकिन दो वो थोड़ा सा डेड सेल था, क्योंकि डेड सेल्स में बेसिक जो प्रोसेसेस होती हैं वो आपको इतनी नहीं मिलती है, तभी वो डेड सेल बोला जाता है उनको, है ना। तो वो डेड सेल्स थे। प्लांट में मोस्टली डेड सेल्स पाए जाते हैं ऊपर के, ठीक है। और जो नीचे एनिमल क्यूल्स जो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया, तो वो लिविंग सेल्स थे और उनमें प्रॉपर रेस्पिरेशन जो है वो हो रहा था, यानी लिविंग सेल था। तो उनको उन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल्स। तो ऐसे करके धीरे 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 पता लगा, क्योंकि उस ज़माने में सोचो जो आँखों से दिखता था वही उनको पता था, जो आँखों से नहीं दिखता है उतना उनको इतना ध्यान नहीं था, इतना पता नहीं था। बाद में ये चीज़ें क्लियर हुई कि अच्छा जो नहीं दिखते हैं वो चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, है ना। और इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे करके धीरे धीरे डिस्कवरी हुई। अब धीरे धीरे अंदर की चीज़ें और पता लगी, जैसे न्यूक्लियस पता लगा, प्रोटोप्लाज्म पता लगा। तो सब डिस्कवरीज मैंने आपको लिखवाई। और फिर मैंने कहा कि शील्डन और श्वान ने सेल थियरी दी थी, और वो सेल थियरी ऑब्वियसली बेसिक सेल थियरी थी, तो उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और रुडोल्फ वर्शॉ ने थोड़ा बेटर तरीके से बताया। नाउ और थोड़ा देखते हैं। तो जैसे जो सेल्स होते हैं ना,
उनको अब कैटेगराइजेशन से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। सेल्स, हाँ, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, 2 सेल्स होती है नंबर के हिसाब से। एक होता है यूनिसेल्यूलर और एक होता है मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल आ गया अमीबा, पैरामीशियम, है ना, ये आ गए यूनिसेल्यूलर। इवन क्लेमाइडोमोनास जो ग्रीन वो होते हैं, ये हो गए। और मल्टी सेल्यूलर के एग्जाम्पल्स हो गए, एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा जो एल्गी है, ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी ये हायर ऑर्गेनिजम्स है सब, फंगी वगैरह जितने भी हायर है सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो नंबर के हिसाब से 2 तरह के वो पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स। एक सेल वालों को यूनिसेलुलर बोलते हैं, उनमें सिंगल सेल ही आता है, और दूसरे से 2 सेल वालों को मल्टी सेलुलर बोला जाता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा है, ठीक है, या ह्यूमन बींग्स व्हाटएवर। नाउ बेस्ड ऑन, अब थोड़ा सा देखते हैं टाइप ऑफ सेल। मेन जो टाइप ऑफ सेल होता है, टाइप्स ऑफ सेल 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरह के सेल होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और प्रो यानी प्रिमिटिव, पुराना। तो ये पुराने मतलब दिस इज वेरी ओल्ड सेल, बहुत ही ज़्यादा पुराना सेल होता है ये, ठीक है। और इसके कुछ जैसे आप डिफरेंसेस देख लो, ये नए वाले मतलब जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें यूकैरियोटिक मिलेंगे, जो भी पुराने सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक दे लैक न्यूक्लियस, यहाँ पर दे हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर दो यहाँ पर, कि न्यूक्लियस से रिलेटेड जो मेम्ब्रेन है वो भी नहीं होता है, ठीक है। देन दूसरा पॉइंट लिख लो, मेम्ब्रेन बाउंड organelles are present, यहाँ पर membrane bound organelles are absent, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम। तो अभी तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही पुराना वाला सेल होता है जो कि पाया जाता है बैक्टीरिया वगैरह में, ठीक है। इसका मैं और डिटेल आपको अभी बता रही हूँ, बट इनमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उनमें देखो न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होता। मैं डायग्राम से थोड़ा सा समझा के बताती हूँ अभी आपको। इसमें क्या है, न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सारे होते हैं, और 1 क्रोमोसोम से ज़्यादा। ये सब मैं आपको डिटेल समझाऊंगी कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं डायग्राम बेस्ड आपको समझाती हूँ। डायग्राम
जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल है, थ्री डी लग रहा है, रहने दो, लेट्स नॉट यूज दिस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ डायग्राम हियर। तो ये इसका डीएनए, ये इसका राइबोसोम, और तो बेचारे में कुछ होता ही नहीं है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, बैक्टीरिया का। और इसमें निकालो एक फ्लैजेला। तो अब इसकी लेबलिंग कर देते हैं। दिस इज फ्लैजेला, दिस इज द डीएनए जिसका सुलझा हुआ फॉर्म क्रोमोसोम होता है। ये जो डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है, जिसमें कोई मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। तो इतना सा बेसिक इनका वो स्ट्रक्चर होता है। सबसे इसके बाहर आई एम जस्ट मेकिंग अ लेयर आउटसाइड, मोटा सा। इसको कलर दूसरा करते हैं, रुको, ताकि आपको इजी रहे। एंड लेट मी मेक इट लिटिल मोटा। ये लो, ठीक है, अब हो गया। अब ये जो वाइट वाला है ना, दिस वाइट थिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस ग्रीन थिंग इज कैप्सूल, येलो इज नहीं, येलो थिंग सबसे अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। वाइट वाला जो है उसको तो मैंने सेल वॉल बनाया है, तो वाइट वाली जो चीज़ है वो सेल वॉल। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, ठीक है, जिसमें बाहर में आपको ये कैप्सूल मिलेगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो इसको बीमारियां फैलाने में हेल्प करता है। तभी तो ये मारने में दिक्कत आती है इसको, क्योंकि ये कैप्सूलेटेड होता है। और अंदर में इसके ये वाइट वाली जो लेयर है एक सेल वॉल होती है, और फिर उसके और अंदर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो तीन तो ये प्रोटेक्टिव लेयर हो गया। उसके बाद में राइबोसोम्स आ गए अंदर, साइटोप्लाज्म हो गया, ये डीएनए हो गया बस, और एक फ्लैजेला। तो ये एक बेसिक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। और जब हम एक वो बनाते हैं लिविंग सेल, लिविंग तो खैर ये भी है, इन द सेंस यूकैरियोटिक सेल बनाते हैं, दिस इज अ टिपिकल बैक्टीरिया। ये फिगर जो है ये बैक्टीरिया का है, अ प्रोकैरियोट, ठीक है। और मैं बना रही हूं एक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब वाइट से ही हो गया। अब
ठीक है, ये तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दिस इज Golgi, then माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, बाकी के ग्रैन्यूल्स। तो बेटा ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको सेल में पाया जाएगा जब अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करते हो तो, ठीक है। तो यही सारी बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। बस एक चीज़ हम कर सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बनाना है तो वी कैन इरेज तो ये बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे लाइजोसोम्स भी मिल जाएंगे। तो ऐसे है, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो कितना तामझाम है आप देख सकते हो। दिस इज गोल्गी बॉडीज, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये इससे निकले हुए लाइजोसोम्स हो गए, ये इसका डीएनए हो गया या क्रोमोसोम कह लो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इस तरह से यूकैरियोटिक सेल में आपको बेसिक वो चीज़ें देखने मिल जाएंगी। मतलब जो मेन ऑर्गेनल्स हैं वो आपको एक यूकैरियोटिक सेल में मिल जाएगा। और यूकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया वगैरह को छोड़ के, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो बैक्टीरिया का होता है मेनली, ठीक है। उसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल है, जैसे आप हायर ऑर्गेनिजम्स में आओगे ना, नॉट हायर ऑल्सो, बैक्टीरिया से एक किंगडम ऊपर जो अमीबा, पैरामीशियम करके जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आप सुनते हो, ये सब उसमें आ जाते हैं। यूकैरियोटिक है वहाँ से, सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, ये बस याद रखना है आपको, ओके। और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया को छोड़ के फिर आगे के सारे यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सेल के शेप एंड साइज पे। तो सेल शेप एंड साइज पे आते हैं। तो शेप एंड साइज बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बहुत ही ज़्यादा। आप शेप्स देखो तो हर कोई सेल जो है वो सेम नहीं होता है। आप जैसे कि देखो, अब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। ओवम थोड़ा सा ऐसा दिखता है गोल, स्मूथ मसल थोड़ा सा ऐसा पॉइंटेड, और अंदर न्यूक्लियस ऐसा दिखता है। न्यूरॉन्स ये देखो, ये न्यूरॉन्स कैसा दिखता है ना। इस तरीके से न्यूरॉन्स होती हैं। तो सब शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे हैव देयर ओन शेप एंड साइज। अब बोन सेल देख लो, इस तरीके से बिल्कुल ही ब्रांच्ड। कौन इमेजिन करेगा बोन सेल कुछ इस तरीके के ब्रांच्ड होता है। तो इस तरीके के शेप एंड साइज जो है वो आपको वेरिएबल दिखेंगे। ब्लड सेल में ऐसे करके, इसमें न्यूक्लियस इस तरीके के होते हैं, तो ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं। ये बोन सेल हो गया, ये न्यूरॉन हो गया जो ब्रेन नर्वस सिस्टम से डील करता है। ये हमारा स्मूथ मसल हो गया जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स के मसल होते हैं, इनवॉलेंट्री वाली, ये वो हो गए। ये एक ओवम हो गया,
जो एग सेल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे करके देखो सबकी शेप और साइज़ अलग अलग तरह के होते हैं क्योंकि सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के हिसाब से इनके शेप्स और साइज़ डिफ़र करते हैं। अब इसको मैसेजेस कैरी करने होते हैं तो ये इतना लंबा सा होता है, इनको बस फ्यूज़ करा के और नेक्स्ट जनरेशन बनाना है तो इनका ऐसा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है ताकि मूवमेंट हो सके तो इसकी शेप ऐसी है, बोन को बहुत कैल्सीफाइड और हार्ड रहना है तो इसका ऐसा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेल्स के डिफरेंट शेप्स हैं। अब आते हैं साइज पे। तो साइज भी वेरी करता है, लाइक सेल साइज अगर हम उठाएं तो सेल वैसे आंखों से दिखता नहीं है, बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो आंखों से दिखते भी हैं। तो इट रेंजेस फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर के करीब करीब इसका साइज रेंज करता है, ठीक है। इवन कई सेल्स में तो आपको ये एग्जैक्ट मैं लिख देती हूँ, 18 सेंटीमीटर तक का भी सेल देखा गया है। क्यों, मैं बताऊँ आपको, मैंने पूरा रेंज ही लिख दिया फिर आपके लिए अभी। जैसे कि एक लार्जेस्ट एग जो होता है वो 18 सेंटीमीटर का होता है और वो है ऑस्ट्रिच एग विथ शेल। शेल को लेके जो ऑस्ट्रिच की एग होती है वो 18 सेंटीमीटर तक की रेंज में जाता है। टिपिकल सेल मल्टीसेलुलर में 20 से 30 माइक्रोमीटर का रेंज होता है। टिपिकल सेल मल्टीसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर में टिपिकल सेल जो है उसकी रेंज जो है वो 20 से 30 माइक्रोमीटर का जाता है। माइक्रोमीटर का मतलब है 1 मीटर का -6 हिस्सा, ठीक है। तो 10⁻⁻6 है, तो ये 20 to 30 माइक्रोमीटर जाता है। तो ये कुछ साइज़ है। तो बेसिकली सेल साइज से ये समझाना चाह रही हूँ कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वैसे आँखों से नहीं दिखते। कुछ एक सेल है जो आँखों से दिखते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच एग हो गया एंड ऑल, ठीक है। तो ऐसे करके ये वेरिएबल होता है। और सेल शेप साइज़ तो हो गया है, तो आगे मैं सेल के कंपोनेंट्स लेके नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप ये बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखो और सेल को अपने दिमाग में बिठाओ, और डिटेल लेके मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए टेक केयर।